यह कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। प्लीज प्लीज प्लीज, यह आपका प्यार होगा हमारे लिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए, जिससे हमें लगेगा कि हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं जा रही है। 72 This girl is like a magnet। उनके जाते ही चिराग गुस्से में उस पेपर को हाथ में ही मसल देता है। डेढ़ अब गलत है वृत्तिका, कोई मामूली आग नहीं है, वो पूरी की पूरी वोल्केनो है और मुझे उसके अंदर दहकते लावे के साथ खेलने में बहुत मजा आएगा। इसलिए ये तो आप भूल ही जाइए कि मैं उससे दूर रहूंगा। आपने सही कहा डेढ़, वृत्तिका बाकी लड़कियों से बहुत ज्यादा अलग है, इसीलिए मुझे वो अपने कदमों में चाहिए। उसे अपने इशारों में नचाने को मैं पागल हुआ जा रहा हूँ और आप सोच रहे हैं मैं उससे दूर रहूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा। I have completely lost my mind over वृत्तिका and I won't rest until I make her mine। मैं वृत्तिका के लिए पूरा पागल हो चुका हूँ और उसे तो मैं अपना बनाकर ही दम लूंगा। मुझे कोई परवाह नहीं है डेढ़, मेरी जिद से आपकी रेपुटेशन को क्या होता है। जो मुझे चाहिए वो मैं हासिल करके दम लूंगा। रही बात एसएफ ऑफिस में मेरी कंप्लेन करने की, तो उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो जो कोई भी है उसे बर्बाद कर दूंगा। उसने चिराग कश्यप से पंगा लिया है और ये उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ऐसा बोल चिराग गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उधर एक अंधेरे विला में निखिल राठी अपने बॉस को फोन करता है। बॉस, काम हो गया है। मैडम को ड्रग्स देने वाले को उसकी सजा जल्दी मिल जाएगी। हमने सारे सबूत एसएफ ऑफिस भिजवा दिए हैं। फिर उधर से आवाज आती है, उसके लिए अच्छा होगा जो सजा उसे मिले वो उसे एक्सेप्ट करे और मेरी जान से दूर रहे। अगर मैं सजा देने पर उतर आया तो उसकी रूह काम फूटेगी। निखिल राठी बोलता है, बॉस काम हो जाएगा, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। उसे ऐसा सबक मिलेगा, दोबारा ऐसा कुछ करने को सोचेगा भी नहीं। फिर फोन कट जाता है तो निखिल चैन की सांस लेता है। ये इंसान जो कोई भी हो, इस पर बॉस की नजर पड़ चुकी है और डेविल किंग की नजरों में जो आ गया वो बर्बाद होकर ही रहता है। अगले दिन वृत्तिका जल्दी तैयार होकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। वृत्तिका इस वक्त सुंदर मैनेजर के अवतार में थी। व्हाइट शर्ट, ब्राउन ब्लेजर पैंट और आंखों पर सनग्लासेस। कार में बैठे ही वो चीफ विजय सिंह जी को फोन करती है। हेलो अंकल, मैं निकल गई हूँ। आप जिसे ब्यूटी ब्रांड का सीईओ बनाकर मेरे साथ भेज रहे हैं वो कहाँ है? वृत्तिका कहती है। हाँ वृत्ति बेटा, वो तुम्हें एयरपोर्ट ही मिलेगा, ब्लू सूट में, ध्यान रखना, विजय सिंह जी कहते हैं। ओके अंकल, इतना बोल वृत्तिका फोन रख देती है। एयरपोर्ट पहुंचते ही वृत्तिका चारों तरफ नजर दौड़ाती है, तब उसे कुछ दूर पर ही कोई ब्लू सूट में फोन पर बात करते दिखाई देता है। उसकी पीठ वृत्तिका की तरफ थी, इसीलिए वृत्तिका उसका फेस नहीं देख पा रही थी। वृत्तिका उसके पास जाती है और उसके कंधे पर हाथ रखती है। जैसे ही वो पलटता है वृत्तिका चिल्लाती है, आर्यन तुम। आर्यन इधर उधर देखता है। कौन आर्यन? कृति, आई एम योर बॉस, निशांत चतुर्वेदी। वृत्तिका उसकी बात सुन बोलती है, निशांत चतुर्वेदी माय फुट। तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे? मतलब सीरियसली, अंकल को कोई और नहीं मिला? वृत्तिका टोन मारते हुए कहती है। आर्यन अपने सनग्लासेस हटाकर कहता है, यार वृत्ति ऐसे तो मत बोल। पता है डेट के कितने हाथ पांव जोड़े मैंने कि मुझे तेरे साथ भेज दे। कितना मक्खन लगाना पड़ा कि डेट, क्या पता वृत्ति को किसी टेक्नीशियन की जरूरत पड़ जाएगी तो, इसीलिए मुझे जाना चाहिए और तू ऐसे रिएक्ट कर रही है। वृत्तिका हाथ बांधे बिना भाव के उसे ही घूर रही थी। ओह रियली? वहाँ फ्लाइट मेंबर को बचाऊंगी या तुम्हें? और बॉस बनाकर भेजा है तो इसका मतलब ये मत सोचना कि मुझ पर ऑर्डर चलाओगे। ये गलत बात है वृत्ति, एक ही मौका मिला है तेरे ऊपर हुक्म चलाने का, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। आर्यन फिर बड़े स्टाइल में अपने सनग्लासेस वापस पहन लेता है और बड़े ही टशन में पैंट की पॉकेट से एक पेपर निकालकर वृत्तिका की तरफ बढ़ाता है। वृत्तिका उसे देखती है और आर्यन को घूरती है, अब ये क्या है? आर्यन बोलता है, तुम मेरी मैनेजर हो, थोड़ा लाइटली बिहेव करो, खुद देख लो क्या है। वृत्तिका बेमन से आर्यन के हाथ से वो पेपर ले लेती है और उसे खोलकर एक सांस में पढ़ देती है। मिलेनियम पार्क, नेवी पियर, शिकागो आर्ट इंस्टीट्यूट, विलिस टॉवर, शिकागो रिवर वॉक, फील्ड म्यूजियम, लिंकन पार्क जू, शिकागो शेड एक्वेरियम। वृत्तिका घूरते हुए आर्यन को देखती है, ये सब क्या है आर्यन? आर्यन थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा है, डोंट कॉल मी आर्यन कृति, वैसे तुम्हारी जियोग्राफी बहुत कमजोर है, इतना नहीं पता कि ये सब शिकागो के फेमस टूरिस्ट स्पॉट है। वृत्तिका उसे घूरती है, वो सब मुझे पता है, लेकिन तुम वहाँ किसी पिकनिक में या टूर पर नहीं जा रहे ओके, जो ये लिस्ट तैयार करके आए हो। आर्यन बोलता है, सबसे पहले तो अपने बॉस को आप लगाकर बात करो और ये मेरा ऑर्डर है। मीटिंग के बाद हम इन सभी जगहों पर जाएंगे। अब चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है और हम मेरे पीछे चलना। वृत्तिका बड़बड़ाते हुए उसके पीछे चलती है। तुम तो वापस आओ इंडिया, तुम्हारी बॉस गिरी तो मैं उतारती हूँ। नकली बॉस क्या बनाया, जमीन पर पैर नहीं पड़ रहे।
आर्यन वृत्तिका की बात सुन गया था। उसे खुद डर लग रहा था, लेकिन वो अभी अपना मजा खराब नहीं करना चाहता था। जो होगा देखा जाएगा। आर्यन और वृत्तिका शिकागो जाने के लिए फ्लाइट में बैठ जाते हैं। दोनों इस वक्त बिजनेस क्लास में थे और आर्यन वही बॉस गिरी झाड़ते हुए वृत्तिका को ऑर्डर पर ऑर्डर दिए जा रहा था और वृत्तिका गुस्से में चुपचाप सुन रही थी। आर्यन मन ही मन हंसते हुए वृत्तिका को देख रहा था। मुझे पता है मैं इस वक्त सोते हुए शेर को जगा रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा मौका भी तो बार बार नहीं मिलेगा। हमेशा वृत्ति ही मेरे ऊपर हुक्म चलाई जाती है। उसे भी तो पता चलना चाहिए कि मेरे जैसे मासूम पर क्या बीतती है। आहूजा विला में कीर्ति लिविंग एरिया में बैठी बोर हो रही थी। अभय सिंह जी हेडक्वार्टर गए हुए थे और विधान हमेशा की तरह अपने काम से बाहर ही था और आहूजा विला आना उसने लगभग बंद ही कर दिया था। रुद्र और यशवी भी ऑफिस गए हुए थे। तब कीर्ति का फोन बजा तो कीर्ति स्क्रीन पर नाम देख मुस्कुराते हुए फोन उठा लेती है। मॉम। वानी जी मुस्कुराते हुए कहती है, क्या कर रही हो चिंकी? कीर्ति बोलती है, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी मॉम। बहुत ज्यादा बोर हो जाती हूँ अकेले। वेद भाई ने कॉलेज जाने से भी मना किया हुआ है। जब तक तबीयत ठीक नहीं हो जाती मैं क्या करूँ? वानी जी बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिनों की बात है, मैं वापस आ रही हूँ ना। और तेरे लिए एक गुड न्यूज भी है, तेरे अंकल आंटी बहुत जल्दी इंडिया आ रहे हैं सबसे मिलने। क्या सच में? कीर्ति एक्साइटेड हो जाती है। मैं आपका वेट करूंगी मॉम, जल्दी आना और मुझे कॉलेज जाने की परमिशन भी दिलाना। भाई मेरी तो सुनते ही नहीं, कीर्ति शिकायत लगाते हुए बोलती है। फिर कीर्ति फोन रख देती है। वानी जी भी सोच में पड़ जाती है। पता नहीं उस हादसे के बाद से वेद को क्या हो गया है। जब से वापस ऑफिस ज्वाइन किया है सबसे काफी दूर हो गया है। काश जल्दी से सब ठीक हो जाए। विधान ऑफिस मीटिंग हॉल में सबके सामने बैठा हुआ था। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था, जिसे देख वहां बैठे सारे एम्प्लॉय घबरा गए थे। विधान फिर गुस्से में बोलता है, कंपनी की डिटेल्स जिस किसी ने भी बेची है वो खुद सामने आ जाए। अगर बाद में मैं ढूंढने पर आ गया तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। अब सब लगभग थर थर कांप रहे थे। उनमें से अचानक दो एम्प्लॉय डरकर खड़े हो जाते हैं। विधान एक नजर उन पर डालता है और फिर हॉल में जोरदार आवाज गूंजती है, मीटिंग इज ओवर। सब जल्दी से अपनी अपनी फाइल समेट कर वहां से निकल लेते हैं। अब हॉल में बस विधान का पीए अजीत और वो दोनों लोग थे। विधान एक नजर अजीत पर डालता है तो अजीत समझ जाता है। वो जल्दी से उन दोनों को बोलता है, सच सच बता दो किसके कहने पर किया है तुमने ये? वो दोनों अभी भी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अब विधान गुस्से में अपने सर पर हाथ रख देता है। तब अजीत उसे देख समझ जाता है कि इन दोनों का आखिरी मौका आखिरी दिन में बदलने वाला है। अजीत जल्दी से उन दोनों को घूरता है, आखिरी मौका है तुम्हारे पास, अगर अब तुमने नहीं बताया तो बहुत पछताओगे। उनमें से एक जल्दी से डरते हुए बोल पड़ता है, सर राठी क्रिएशंस के मैनेजर ने हमें पैसे दिए थे। हमने खूब मना किया लेकिन वो हमारी बात नहीं माने। उन्होंने हमारे ऊपर दबाव बनाया और मजबूरी में हमें। तभी विधान की आवाज आती है, अजीत तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है? राठी क्रिएशंस कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रही है, उसके पर काटने का वक्त आ गया है। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो पीठ पीछे वार करे। विधान आहूजा को आमने सामने की लड़ाई में दिलचस्पी है और धोखेबाज लोगों से मुझे सख्त नफरत है। इसी के साथ ही विधान एक तीखी नजर उन दोनों पर डाल फिर वहां से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अजीत उन्हें घूर कर देखता है। तुम दोनों को जॉब से निकाला जाता है और अब दिल्ली शहर में तो तुम्हें जॉब मिलने से रही क्योंकि आहूजा इंटरप्राइजेज से तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया जाता है। फिर अजीत उन दोनों के सामने दो चेक रखता है। अब तक तुमने जितनी ईमानदारी से इस कंपनी के लिए काम किया उसका इनाम अब ये लो और निकलो। दोबारा बॉस की नजर के सामने मत आना, क्योंकि तुम्हें जिंदा छोड़ दिया वही बहुत बड़ी बात है। इतना बोलकर अजीत भी वहां से चला जाता है और वहीं वो दोनों चेक को देख रोने लग जाते हैं, क्योंकि इस कंपनी से निकाले इंसान को किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिलना नामुमकिन है। वृत्तिका और आर्यन 22 घंटों के सफर के बाद शिकागो एयरपोर्ट पर होते हैं। एरोप्लेन से बाहर निकलते ही आर्यन के तो मानो पंख लग गए। वृत्ति, मैं शिकागो में हूँ, रियली मुझे यकीन नहीं हो रहा। आर्यन एकदम बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था, मानो वो किसी पार्क में आए हो। स्टॉप बिहेविंग लाइक ए किड आर्यन, भूल गए तुम यहाँ मेरे बॉस बनकर आए हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि मैं यहाँ किसी बच्चे की मैनेजर लगूं। वृत्तिका उसे घूरते हुए कहती है। तब आर्यन को याद आता है तो वो अपने सेंस में आता है। ओह सॉरी वृत्ति, आई मीन प्रीति, पहले हम होटल चलते हैं, वहां से हम मेरी बनाई लिस्ट के अकॉर्डिंग घूमने चलेंगे। वृत्तिका कुछ नहीं बोलती, वो आर्यन को अपनी मनमानी करने देती है क्योंकि उसे पता था आर्यन कम ही बाहर आता था और वृत्तिका को फिलहाल कोई काम नहीं था, तो वो आर्यन को मायूस नहीं करना चाहती थी। वरना वो तो मैनेजर के रूप में भी अगर आर्यन को ऑर्डर दे तब भी आर्यन मुंह पर अंगुली रख चुपचाप चलने लगे। दोनों होटल के लिए निकल जाते हैं। वृत्तिका और आर्यन शिकागो के सबसे बड़े होटल हयात रेजिडेंसी पहुंचते हैं। होटल की लॉबी में पहुंचकर आर्यन अपनी रूम की लेता है। उस वक्त वृत्तिका फोन पर चीफ विजय सिंह जी से कुछ बात कर रही थी। वृत्तिका को पता नहीं था इस वक्त दूर बैठा कोई शख्स काफी देर से वृत्तिका को देखे जा रहा था। वृत्तिका अपनी फोन कॉल में ही बिजी थी। वो शख्स प्राइवेट एरिया में बैठा था जो एक ग्लास से पैक था, जिससे बाहर का कोई इंसान अंदर नहीं देख सकता था।
कॉल कट कर वो काउंटर पर आती है तो आर्यन बोलता है, कृति अपना रूम देख लो, जैसे ही मैं कॉल करूं मुझे होटल की लॉबी में मिलना। वृत्तिका भी मुस्कुरा देती है, ओके सर। वृत्तिका के मुंह से अपने लिए सर सुनकर आर्यन का तो मानो सीना चौड़ा हो गया, वो खुश होते हुए वहां से चला गया। फिर वृत्तिका काउंटर पर आती है और इंग्लिश में बोलती है, एक्सक्यूज मी, आई एम कृति सक्सेना, ऑनलाइन बुकिंग की है। काउंटर पर खड़ी लेडी मुस्कुरा कर बोलती है, लेट मी चेक मैम। फिर वो चेक करती है। काउंटर लेडी थोड़ा परेशान हो जाती है, वो अपनी एक सीनियर स्टाफ को बुलाती है। अंदर एक प्राइवेट एरिया में बैठा शख्स जो कब से वृत्तिका को देख रहा था वो बाहर आता है और वृत्तिका के बगल में खड़ा हो जाता है। एनी प्रॉब्लम मिस, वो शख्स बोलता है। वृत्तिका उसकी तरफ एक नजर देखती है। दिखने में वो इंडियन ही था, लगभग 3 साल का हैंडसम इंसान था, परफेक्ट बॉडी और ब्रांडेड कपड़ों में। उसे देखकर ही अंदाजा हो रहा था कि वो कोई अमीर खानदान से बिलोंग करता है। वृत्तिका एक नजर उनकी तरफ देखती है, नो प्रॉब्लम। फिर वो काउंटर स्टाफ की तरफ देखती है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, व्हाई आर यू नॉट टेलिंग मी। वो काउंटर एक नजर सामने खड़े शख्स को देखती है जो सवालिया नजरों से उसे ही देख रहा था। सर एक्चुअली मैम ने रूम की ऑनलाइन बुकिंग की थी और हमें नहीं पता था कि आप आने वाले हैं, तो हमने आपके रिजर्व एरिया में मैम को रूम प्रोवाइड करवा दिया। अब होटल में आपके रिजर्व एरिया के अलावा कोई रूम खाली नहीं बचा। वृत्तिका जो उन दोनों की बात सुन समझ जाती है, वो सामने खड़े इंसान को देख बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी होटल देख लेती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इंसान काउंटर स्टाफ की तरफ देखता है, इन्हें मेरे रिजर्व एरिया में रूम प्रोवाइड करो। उसके इतना बोलते ही काउंटर लेडी जल्दी से वृत्तिका को एक रूम का की कार्ड दे देती है। वृत्तिका कार्ड को देखे जा रही थी, तभी वो इंसान बोल पड़ता है, डोंट वरी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने पेमेंट की हुई है रूम की, रिलैक्स, एक रूम ही तो है। मैं अपनी टीम के साथ अक्सर इस होटल में आता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी होटल है ये, इसलिए वो एरिया मेरी फैमिली और टीम के लिए रिजर्व रखता हूँ। अभी रूम खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम इंडियन हो तो मैं इंडियन होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। वृत्तिका उसकी तरफ देखती है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेती, कभी कोई काम पड़े तो मुझे जरूर बताना, शायद मैं आपके काम आ सकूं। वो इंसान मुस्कुरा देता है और अपना हाथ बढ़ाता है, बाय द वे आई एम कबीर। वृत्तिका उससे हाथ मिला लेती है, कृति सक्सेना। कबीर मुस्कुरा देता है, इंडियन ब्यूटी आज शिकागो में। वृत्तिका बोलती है, मैं यहाँ अपने बॉस के साथ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आई हूँ। ओह, कबीर मुस्कुराता है, मैं चलती हूँ। वृत्तिका बोलती है, याशियो, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो साथ में कॉफी जरूर पीना, कबीर मुस्कुराते हुए कहता है। वृत्तिका उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। दूर खड़ा कबीर का स्टाफ कबीर को शौक होकर देख रहा था, क्योंकि उनका बॉस किसी लड़की को देख मुस्कुराए जा रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, दिस गर्ल इज लाइक अ मैग्नेट, मुझे इतना अट्रैक्ट कैसे कर रही है। कबीर अहूजा किसी लड़की को देखता तक नहीं है और यहाँ इसे देख मेरी स्माइल नहीं रुक रही। CH-73, कबीर की बेचैनी, डेविल किंग का गुस्सा। वृत्तिका जो उन दोनों की बात सुन समझ जाती है, वो सामने खड़े इंसान को देख बोलती है, कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरी होटल देख लेती हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इंसान काउंटर स्टाफ की तरफ देखता है, इन्हें मेरे रिजर्व एरिया में रूम प्रोवाइड करो। उसके इतना बोलते ही काउंटर लेडी जल्दी से वृत्तिका को एक रूम का की कार्ड दे देती है। वृत्तिका कार्ड को देखे जा रही थी, तभी वो इंसान बोल पड़ता है, डोंट वरी, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने पेमेंट की हुई है रूम की, रिलैक्स, एक रूम ही तो है। मैं अपनी टीम के साथ अक्सर इस होटल में आता हूँ, यहाँ की सबसे बड़ी होटल है ये, इसीलिए वो एरिया मेरी फैमिली और टीम के लिए रिजर्व रखता हूँ। अभी रूम खाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी तुम इंडियन हो तो मैं इंडियन होने के नाते इतना तो कर ही सकता हूँ। वृत्तिका उसकी तरफ देखती है, थैंक यू सो मच, लेकिन मैं किसी का एहसान नहीं लेती, कभी कोई काम पड़े तो मुझे जरूर बताना, शायद मैं तुम्हारे काम आ सकूं। वो इंसान मुस्कुरा देता है और अपना हाथ बढ़ाता है, बाय द वे आई एम कबीर। वृत्तिका उससे हाथ मिला लेती है, कृति सक्सेना। कबीर मुस्कुरा देता है, इंडियन ब्यूटी आज शिकागो में। वृत्तिका बोलती है, मैं यहाँ अपने बॉस के साथ बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में आई हूँ। ओह, कबीर मुस्कुराता है, मैं चलती हूँ। वृत्तिका बोलती है, याशियो, अगर दोबारा मुलाकात हुई तो साथ में कॉफी जरूर पीना, कबीर मुस्कुराते हुए कहता है। वृत्तिका उसकी बात का जवाब नहीं देती और वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ जाती है। दूर खड़ा कबीर का स्टाफ कबीर को शौक होकर देख रहा था, क्योंकि उनका बॉस किसी लड़की को देख मुस्कुराए जा रहा था। कबीर मुस्कुराते हुए कहता है, दिस गर्ल इज लाइक अ मैग्नेट, मुझे इतना अट्रैक्ट कैसे कर रही है। कबीर सिंह आहूजा किसी लड़की को देखता तक नहीं है और यहाँ इसे देख मेरी स्माइल नहीं रुक रही। वृत्तिका अपने रूम में जाकर फ्रेश होकर चेंज कर लेती है और सिंपल सी व्हाइट ड्रेस पहन लेती है। वो नीचे व्हाइट शूज पहन लेती है, क्योंकि हील्स पहने उसके पैरों में दर्द होने लगा था। फिर वृत्तिका ड्रेस के ऊपर एक जैकेट पहन रूम से बाहर निकलती है।
वो होटल के बाहर गार्डन में आकर आर्यन को कॉल लगाती है। कहाँ हो? आर्यन थोड़ा आलस में बोलता है, मैं रूम में हूँ मैनेजर। ओ बॉस, क्या आप भूल गए? आपको घूमने जाना था, वृत्तिका आर्यन को चिढ़ाते हुए कहती है। अभी मैं थक गया हूँ, हम थोड़ा लेट चलेंगे, आर्यन ऑर्डर देने के अंदाज में कहती है। मैं नीचे गार्डन में तुम्हारा वेट कर रही हूँ, अगर तुम 10 मिनट में नहीं आए तो अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल देना कि मैं तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी, वृत्तिका अब थोड़ा सख्त लहजे में बोलती है। एक खूबसूरत लड़की जिसकी खूबसूरती देखकर हर इंसान बोले कि यह आसमान से उतरी हुई किसी परी की तरह है, उसके साथ होता है अन्याय और वह घर छोड़कर भाग जाती है, पर अभी भी उसका दर्द कम करना भगवान को मंजूर नहीं था और फिर से एक बार बदलती है उसकी जिंदगी और उसकी शादी हो जाती है एक ऐसे माफिया से जो करता है पूरे एशिया में राज। और अब होती है उसके जिंदगी की असली शुरुआत। कैसे बेरहम माफिया देता है उसे दर्द और फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वह पागल हो जाता है उसके प्यार में, उसकी मासूमियत से नहीं बच पाता है उसका दिल और वह करने लगता है उसे बेनतहा मोहब्बत, मासूमियत से भरी चांद की कहानी जो कर देती है एक डेविल माफिया को भी अपना दीवाना। इस स्टोरी को पूरा सुने, आप भी हो जाएंगे चांद के दीवाने। चैनल को सब्सक्राइब कर सर्च करें माफिया क्यूट गर्ल, माफिया क्यूट गर्ल। आर्यन जो आराम से बेड पर पड़ा था वो वृत्तिका का ऑर्डर सुन एकदम से उठकर बैठ जाता है। मैं बस अभी आया, लेकिन तब तक फोन कर चुका था। आर्यन रुआसा होकर फोन को घूरता है। ये वृत्ति भी ना हमेशा मुझ पर हुक्म चलाती रहती है, लेकिन अगर मैं नीचे नहीं गया तो वृत्ति सच में मेरे साथ घूमने नहीं जाएगी। भाग आर्यन, बार बार थोड़ी शिकागो आएगा। ऐसा सोच आर्यन जल्दी से बेड से उठकर कपड़े चेंज करने के लिए भागता है। आर्यन जल्दी से तैयार होकर नीचे आता है जहां वृत्तिका एक बेंच पर बैठी फोन में बड़े ध्यान से कुछ देख रही थी। वही अपने रूम में कबीर विंडो से वृत्तिका को ही देख रहा था। आर्यन वृत्तिका के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो लगभग लंबी लंबी सांसें ले रहा था क्योंकि वो भागते हुए आया था। आर्यन वृत्तिका के बगल में बैठ जाता है और थककर वृत्तिका के कंधे पर सर टिका देता है। वृत्तिका, जिसका ध्यान अब भी अपने फोन में ही था, वो बिना देखे ही बोलती है, आर्यन बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करो, इतनी भी बड़ी दौड़ नहीं करके आए तुम कि तुम ऐसे थक गई। आर्यन घूरकर वृत्तिका की तरफ देखता है, तब उसका ध्यान गया कि वृत्तिका फोन में कुछ कर रही है। आर्यन ध्यान से देखता है, तू किसका फोन टैप कर रही हो वृत्ति? वृत्तिका मुस्कुराते हुए कहती है, डिफेंस मिनिस्टर के पीए का। ये सब काम तेरा है, लेकिन मैंने सोचा तुझे पहले घुमा लूं फिर काम पर लगाऊंगी, अब चले। आर्यन मुस्कुरा देता है, हाँ क्यों नहीं, लेकिन थोड़ा बॉस की तरह बिहेव करो, किसी को शक नहीं होना चाहिए, वृत्तिका उसे घूरते हुए कहती है। वहां विंडो से कबीर आर्यन और वृत्तिका को ही देख रहा था। उन दोनों को एक दूसरे से इतना अच्छे से बात करते देख वो सोच में पड़ जाता है, ये किससे इतना बात कर रही है? इसने तो बताया ये अपने बॉस के साथ आई है, कहीं यही तो इसका बॉस नहीं है? इन दोनों को देखकर लग तो नहीं रहा कि ये इसका बॉस होगा, कहीं ये दोनों बॉस एम्प्लॉय से ज्यादा। कबीर अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? वो जो कोई भी हो मुझे उससे क्या, मैं इतना बेचैन क्यों हो रहा हूँ? ऐसा सोचते हुए कबीर विंडो से दूर हो जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। वृत्तिका और आर्यन पूरे दिन भर खूब घूमते हैं। ऐसा लग रहा था मानो वो पूरा शिकागो आज ही एक्सप्लोर कर लेंगे। आर्यन तो उन जगहों को देख मानो बच्चा बन गया था, वही वृत्तिका बस उसकी फोटो क्लिक करने का काम कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो आर्यन की फोटोग्राफर हो। रात होते होते वृत्तिका और आर्यन दोनों वापस होटल पहुंचते हैं। इस वक्त ज्यादातर गेस्ट डिनर कर रहे थे। वो दोनों अपने कमरों में जाते हैं और थोड़ी देर बाद चेंज करके बाहर आते हैं। वृत्तिका चेंज करके जैसे ही बाहर आ रही थी, सामने से कबीर आ जाता है। वृत्तिका ने इस वक्त ब्राउन कलर का नाइट सूट पहना हुआ था और बालों का जुड़ा बना रखा था, जिसमें से बालों की लटें उसके चेहरे पर आ रही थी। वृत्तिका इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। कबीर ने जब वृत्तिका को देखा तो देखता रह गया, लेकिन अगले ही पल वो अपने सेंस में आया। हाय कृति। वृत्तिका उसे देख नॉर्मल मुस्कुरा देती है। हाय। तभी वृत्तिका के आर्यन की कॉल आती है। वृत्तिका फोन उठा लेती है और चुपचाप कान के लगा लेती है। वृत्ति, यार कहाँ रह गई तू? मैं नीचे वेट कर रहा हूँ, जल्दी आ। वृत्तिका कबीर को देखती है और बोलती है, यस बॉस, मैं बस 2 मिनट में आए। फिर वृत्तिका कबीर की तरफ देखती है। वो एक्चुअली बॉस ने नीचे डिनर के लिए बुलाया है, वैसे आपने डिनर किया? कबीर बोलता है, अभी तक तो नहीं, टाइम मिलेगा तो कर लूंगा। वृत्तिका बोलती है, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कबीर बोलता है, नो थैंक्स, वैसे भी तुम्हारे ऑफिस स्टाफ के साथ उन्हें कंफर्टेबल नहीं लगेगा। वृत्तिका बोलती है, आपने मेरी हेल्प की, उसके बदले में ट्रीट समझ लीजिए। फिर कबीर वृत्तिका के साथ जाने को मान जाता है। वृत्तिका और कबीर नीचे आते हैं जहां आर्यन खाना ऑर्डर कर बैठा हुआ था। वृत्तिका को सामने देख वो कुछ बोलने को होता है कि तभी वृत्तिका बोल पड़ती है, बॉस ये है मिस्टर कबीर, एंड मिस्टर कबीर ये मेरे बॉस निशांत चतुर्वेदी। कबीर आर्यन से हाथ मिलाता है। आर्यन सवालिया नजरों से वृत्तिका को देख रहा था। वृत्तिका बोलती है, बॉस यही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, इन्होंने मेरी हेल्प की थी। ओह, तब आर्यन बोलता है,
आइए मिस्टर कबीर, डिनर साथ में करते हैं। कबीर मुस्कुराते हुए उनके साथ बैठ जाता है। कबीर आर्यन से काफी बातें कर रहा था और वृत्तिका को घबराहट हो रही थी कि आर्यन कुछ गड़बड़ न कर दे, लेकिन आर्यन ने सब अच्छे से हैंडल कर लिया था। कबीर के पीछे उसके कुछ टीम मेंबर और बॉडीगार्ड खड़े थे। वो सब हैरान थे क्योंकि कबीर इतनी आसानी से तो किसी बड़े बिजनेसमैन के साथ भी डिनर नहीं करता, और वो यहाँ एक लड़की जिससे उसे मिले चंद घंटे हुए हैं इतना घुल मिलकर बात कर रहा है। डिनर के बाद आर्यन अपने रूम में चला जाता है और वृत्तिका भी कबीर को गुड नाइट बोलकर अपने रूम में चली जाती है। अगले दिन वृत्तिका जल्दी से तैयार होकर सबसे पहले चीफ विजय सिंह जी को कॉल करती है। वृत्तिका कहती है, हेलो अंकल, मैंने अच्छे से चेक किया है। डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। अगर मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो शायद उन्हें शक हो जाएगा और वो अपना प्लान बदल दे। विजय सिंह जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, तुम एक काम करो, मीटिंग वाले दिन तक जितना हो सके उतना नॉर्मल रहो, किसी को थोड़ा भी शक नहीं होना चाहिए। आर्यन से कहकर उन टीम मेंबर्स के फोन टैप करवाओ, शायद तब तक कोई सुराग मिल जाए। फिलहाल इंतजार के अलावा कोई और चारा नहीं है। वृत्तिका उनकी बात बड़े ध्यान से सुनती है। ओके अंकल, मैं पूरा ध्यान रखूंगी, किसी को शक नहीं होगा। वैसे जिस ब्यूटी ब्रांड की कंपनी के सीईओ और मैनेजर हम हैं, तो क्या उस मीटिंग में हमारा जाना जरूरी है जिसके बहाने हम यहाँ आए हैं? विजय सिंह जी कहते हैं, किसी को शक ना हो इसीलिए हमने रियल कंपनी की आइडेंटिटी यूज की है वृत्ति, ताकि अगर कोई तुम पर शक भी करे तब भी सुराग न मिले। वैसे तुम्हें डिफेंस मिनिस्टर के पीए और सिक्योरिटी टीम मेंबर्स के अलावा किसी से खतरा नहीं है फिलहाल, फिर भी ध्यान रखना। वृत्तिका उनकी बात समझ जाती है। ओके अंकल। फिर वृत्तिका फोन रख देती है और उस फ्लाइट की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट चेक करने लगती है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर ट्रेवल करने वाले हैं। इकोनॉमी क्लास की ज्यादातर सीट्स बुक हो चुकी थी और बिजनेस क्लास की ज्यादातर सीट्स डिफेंस मिनिस्टर के लिए रिजर्व की गई थी। वृत्तिका एक एक पैसेंजर की डिटेल चेक करती है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे हाईजैकर्स का पता लगाया जा सके। इसीलिए वृत्तिका कृति सक्सेना नाम से एक टिकट बुक कर देती है, लेकिन वो आर्यन की निशांत चतुर्वेदी नाम से टिकट बुक नहीं करती क्योंकि उसके दिमाग में कुछ बवाल चल रहा था जिसे सिर्फ वो ही जानती थी। कुछ देर बाद आर्यन वृत्तिका के रूम में आता है। वृत्तिका इस वक्त कुछ काम कर रही थी। आर्यन आकर उसके सामने बैठ जाता है। आगे क्या प्लान है वृत्तिका उसकी तरफ देखती है। हाँ, फिलहाल एक ही प्लान है, इंतजार। आर्यन भी वृत्तिका की बात सुन वहां रखे डॉक्यूमेंट चेक करने लग जाता है तो उसका मुंह बन जाता है। वृत्ति, ये तुमने मेरी वापस की टिकट बुक क्यों नहीं की? क्या तुम मुझे अकेले छोड़कर जाने वाली हो वापस? वृत्तिका उसे घूरती है। आर्यन, तुम बात बात पर इतने हाइपर क्यों हो जाते हो? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचा करो। आर्यन सोचने लगता है, फिर बोलता है, हम सोच लिया लेकिन मेरे समझ नहीं आया, तुम बताओ। वृत्तिका का मन कर रहा था अपना सर दीवार से मार ले। आर्यन, हमारे 2 कमांडो सीधे डिफेंस मिनिस्टर के सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आएंगे और मैं कृति सक्सेना बनकर। अगर सब इसी तरह वापस गए तो डिफेंस मिनिस्टर की जगह कौन लेगा? कुछ सोचा है तुमने? अब आर्यन को पूरी बात समझ आती है। ओह, लेकिन वृत्ति, हमें पहले डिफेंस मिनिस्टर से कैसे भी कांटेक्ट तो करना होगा ना, वरना वो एकदम से हमारा विश्वास कैसे करेंगे? वृत्तिका कुछ सोचती है। इस बारे में कुछ करती हूँ मैं, डोंट वरी। फिलहाल तुम ये बताओ, तुमने जो पीए का फोन टैप किया था उसका क्या हुआ? कुछ मिला? आर्यन बोलता है, नहीं वृत्ति, वो लोग बहुत शातिर है, शायद वो अपना प्लान पहले ही फिक्स कर चुके हैं, वो इनसे किसी तरह कांटेक्ट नहीं कर रहे। ओके आर्यन, तुम पैसेंजर्स बुकिंग पर ध्यान दो, नई बुकिंग पर किसी भी तरह शक हो तो मुझे बताना, वृत्तिका उससे कहती है। वैसे वृत्ति, एक बात और बोलनी थी तुमसे, आर्यन कहता है। वृत्तिका बिना उसकी तरफ देखे बोलती है, बोलो। आर्यन बोलता है, क्या कुछ खा सकते हैं? तुम बिना खाने के काम कर सकती हो लेकिन मैं नहीं। वृत्तिका उसे एक पल घूरती है, फिर बोलती है, खाना ऑर्डर कर लो, मैंने तुम्हारे हाथ थोड़ी बांधे हैं। वृत्तिका की बात सुन आर्यन जल्दी से खाना ऑर्डर करने को खड़ा होता है। तब वृत्तिका बोलती है, और हाँ। वो कुछ बोलती उससे पहले ही आर्यन बोल पड़ता है, तुम्हारे लिए कॉफी भी, मुझे याद है। वृत्तिका मुस्कुरा देती है और अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद एक होटल स्टाफ खाने की ट्रॉली लेकर आता है। वृत्तिका एक नजर उस ट्रॉली पर देखती है तो हैरान रह जाती है। वो होटल स्टाफ ट्रॉली वही छोड़ चली जाती है और आर्यन सारा खाना टेबल पर रखता है। वृत्तिका के सामने आर्यन खाने को ऐसे देख रहा था मानो कोई सालों से भूखा राक्षस बैठा हो। आर्यन, खाना तुम्हें एनर्जी के लिए खाना था ताकि तुम काम कर सको, लेकिन खाने को देखकर लग रहा है तुम वापस सोने के लिए खा रहे हो। आर्यन वृत्तिका को देखता है। वृत्ति, यार, ये सारी यहाँ की फेमस डिशेज है और मैं सब ट्राई करना चाहता हूँ, इसलिए तुझे नहीं खाना हो तो चुप रह, मुझे डिस्टर्ब मत कर, तू अपनी बोरिंग सी कॉफी एंजॉय कर। वैसे तुम्हें देखकर बिल्कुल नहीं लग रहा कि तुम किसी कंपनी के सीईओ हो, ऐसे लग रहा है हयात रेजिडेंसी में चोर आया हो जो सिर्फ खाने का भूखा है। आर्यन जो खाने पर ध्यान देता है वो वृत्तिका को देखता है। वृत्ति, यार, तुझे नहीं खाना तो मत खा, मेरे खाने पर नजर मत लगा।
इतने वक्त बाद मजे का खाना खा रहा हूँ, घर पर डेट फिट रखने के चक्कर में कुछ अच्छा खाने नहीं देते। वृत्तिका उसे डिस्टर्ब नहीं करती, वो अपना लैपटॉप और कॉफी लेकर रूम की बालकनी में चली जाती है और वहां बैठा अपना काम करने लगती है। निखिल राठी अपने बॉस को फोन करता है। बॉस, हमने पता लगाने की कोशिश की है लेकिन मैडम कहाँ और क्यों गई है इसका पता नहीं लग पाया है। एसएफ की इंफॉर्मेशन इतनी हाइड रखी जाती है कि किसी को कानो कान खबर नहीं है। उधर फोन से गुस्से भरी आवाज आती है, मैंने तुमसे कहा था ना, उस पर नजर बनाए रखना, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, ध्यान रखना एक बात, अगर उसे कुछ भी हुआ तो कयामत ला दूंगा मैं। बॉस, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन शायद मैडम ने कोई दूसरी आइडेंटिटी यूज की है क्योंकि हमने अच्छी तरह चेक किया है, उनके इस शहर से बाहर जाने का भी कोई सुराग नहीं है। निखिल थोड़ा परेशान होते हुए बोलता है, अगर वो इस तरह गायब हुई है तो जरूर कोई बहुत बड़ी वजह है, पता लगाओ, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। फोन से गुस्से भरी आवाज आती है। ओके बॉस। फिर फोन कट जाता है और निखिल परेशान होते हुए अपने आसपास के गार्ड्स को घूरता है। तुम्हें कहा था ना कि हर पल मैडम पर नजर बनाए रखना, तो कैसे गायब हो गई वो तुम्हारी नजरों के सामने से? पता है ना, अगर मैडम को कुछ भी हुआ तो डेविल किंग तुम्हारा क्या हाल करेगा? डेविल किंग के गुस्से से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। वो गार्ड बहुत डर जाते हैं। हमने बहुत ध्यान से पीछा किया था सर, लेकिन शायद मैडम को शक हो गया था कि कोई उनका पीछा कर रहा था, वो बड़ी आसानी से हमें चकमा देकर गायब हो गई। निखिल अब परेशान के साथ साथ थोड़ा हैरान भी था, जहां वो दो ऐसे शातिर इंसानों के बीच फंसा हुआ था जो आपस में जाने क्यों चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे और बीच में ये सब फंस रहे थे। आगे के एपिसोड सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल को ताकि मुझे नए एपिसोड बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।